हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दृष्टि बीपीएससी एनजेपीएससी में। मैं हूं गीतांजलि और आज हम यहाँ, जैसा कि हमने आपसे वायदा किया था कि हम आपके लिए 72वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए 60 दिनों की पूरी रणनीति लेकर आएंगे। और उन 60 दिनों की रणनीति में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था हमारा स्टैटिक पोर्शन। हमारे जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टैटिक सब्जेक्ट्स को हमने ऑलरेडी संकल्प 72 में बहुत डिटेल से कवर कर रखा है। अब आपके रिवीजन के लिए हम यहाँ अभियान 72 के अंतर्गत उन्हीं सारे विषयों को क्रक्स के रूप में प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, जिसमें से मैं आपको बिहार स्पेशल पढ़ाने वाली हूँ, बिहार जीके पढ़ाने वाली हूँ। और इसी बिहार जीके बिहार स्पेशल की सीरीज का हमारा पहला वीडियो है बिहार का सामान्य परिचय, या आप इसे कह सकते हैं बिहार एक झलक में। तो कोई भी सामान्य व्यक्ति जो बिहार के बारे में जानना चाहता है वो इस वीडियो के माध्यम से एक मोटा मोटा अंदाजा बिहार के बारे में लगा सकता है कि बिहार है क्या, बिहार कब अस्तित्व में आया, इसका नाम बिहार कब पड़ा, और बिहार का आकार कैसा है, बिहार राज्य का आकार कैसा है, बिहार राज्य कब बना। विस्तार से हम इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में शब्द आता है वो ये है कि बिहार, बिहार कब बना, यानी इसके नाम के पीछे क्या बात छुपी हुई है, इसके नाम के पीछे का क्या तर्क है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो भौगोलिक क्षेत्र जो बिहार है अभी जिस स्थान पर वह अवस्थित है उस क्षेत्र की चर्चा हुई है शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि बिहार शब्द आया कैसे, है ना, बिहार दरअसल शब्द कैसे आया सामने, ये भी तो एक सवाल है। देखिए बिहार नाम की जब हम उत्पत्ति की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा जो बिहार शब्द है ये मूलतः पाली और संस्कृत भाषा के शब्द से निकल कर आया है। तो मूल रूप से जो इसकी उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत और पाली भाषा के शब्द विहार से हुई है। क्या है? विहार। अब ये विहार क्या है ये भी तो आप जानना चाहेंगे, है ना। देखिए जो विहार है, इस विहार का अर्थ होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। ठीक है, और प्राचीन काल में जो वर्तमान बिहार क्षेत्र है, प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का व्यापक रूप से प्रचार हुआ है। व्यापक रूप से प्रसार का श्रेय जाता है वो बौद्ध भिक्षुओं को ही जाता है। और अनेक बौद्ध विहार बिहार के इस रीजन में, जो अभी वर्तमान में बिहार है, अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में पहले स्थित थे और इन्हीं विहारों की अधिकता के कारण यह क्षेत्र बिहार कहलाया। तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि ओदंतपुरी, विक्रमशिला, ये जो रीजन है ये पहले बौद्ध विहार थे, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान थे। और इन्हीं निवास स्थानों की वजह से पहले इस पूरे रीजन का नाम क्या रख दिया गया था? विहार। अब ये विहार बिहार कब बना, ये भी तो एक सवाल है ना। तो कई इतिहासकार मानते हैं कि 12वीं शताब्दी के दौरान जब तुर्क और मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस क्षेत्र में आक्रमण किया और वह इस क्षेत्र में आए तो उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे मठों की अधिकता देखी, बहुत सारे मठों की अधिकता है और इन्हीं मठों को वो विहार कहते थे। लेकिन उनके शब्द का उच्चारण, उच्चारण का तरीका और समय के साथ बोलचाल की भाषा के प्रभाव से ये जो विहार शब्द है ये बदल गया क्या? बिहार में। तो हम क्या कह सकते हैं कि 12वीं शताब्दी के दौरान कई इतिहासकारों का मानना है कि तुर्क और मुस्लिम आक्रमणकारी जो इस क्षेत्र में आए उन्होंने यहाँ मठों की अधिकता देखी, उनके उच्चारण और समय के साथ बोलचाल की भाषा के प्रभाव, और इसी प्रभाव की वजह से जो विहार शब्द है वो बदलकर क्या हो गया? बिहार हो गया। ठीक है, तो विहार कैसे बना? बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान का ये क्षेत्र था, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ विहार स्थित थे, इसलिए इस रीजन को कह दिया गया विहार और बाद में ये बदलकर क्या हो गया? बिहार। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि इसे एक अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में कब पहचाना गया ये भी एक महत्वपूर्ण चर्चा का यह विषय है। हालांकि ध्यान रखिएगा कि इसी प्रशासनिक इकाई, यानी विहार जो शब्द है जहां का बहुत सारे विहार थे, इसी प्रशासनिक इकाई के रूप में जहां का प्रशासन किया जा सके, प्रशासनिक इकाई के रूप में ब्रिटिश शासन के दौरान 22 मार्च 1912 को एक पहचान मिली। तो प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में पहचान मिली कब? 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च को मिली, इसलिए बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और ये कब हुआ? जब बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक नए राज्य के रूप में स्थापित किया गया।
अब ये पूरी घटना कैसे गुजरी है इसे हम विस्तार से समझने वाले हैं बिहार के इस एपिसोड में। ध्यान रखिएगा, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम ने बिहार को उड़ीसा के क्षेत्र के साथ बंगाल से पृथक कर दिया। तो पहले दो जो अभी वर्तमान में बिहार है, इसमें पहले क्या हुआ करता था, बंगाल, या आप कह सकते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था बिहार। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था बिहार, उड़ीसा, झारखंड। ठीक है, फिर क्या हुआ, जॉर्ज पंचम जब आए भारत 1911 में दिल्ली दरबार में, तो सम्राट जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को बिहार, ओडिशा और ध्यान रखें झारखंड भी शामिल था बिहार में। ठीक है, तो इस रीजन को बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर एक नया प्रांत के रूप में इसे गठित कर दिया। नए प्रांत के रूप में जो गठन हुआ वो था बिहार, उड़ीसा और झारखंड, तीनों, और ये तीनों मिलाकर कहा जाता था बिहार प्रेसिडेंसी या बिहार प्रांत। ठीक है, तो बंगाल प्रांत से कब अलग हुआ, 12 दिसंबर 1911 को यह रीजन पृथक होकर अलग हो गया। इसे कहा गया एक नए प्रांत के रूप में इसका गठन हुआ। ध्यान रखिएगा, क्या एक नए प्रांत के रूप में, बिहार प्रांत के रूप में इसका गठन हुआ। और आगे 22 मार्च 1912 को पृथक बिहार प्रांत के गठन की आधिकारिक घोषणा हुई। तो आधिकारिक देखिए, ये तो नॉर्मल घोषणा हो गई। नॉर्मल घोषणा कब हुई थी, 12 दिसंबर 1911 को, और 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को आधिकारिक घोषणा हुई। किसकी आधिकारिक घोषणा हुई, आधिकारिक घोषणा हुई किसकी, बिहार प्रांत की। किसकी, बिहार प्रांत की। और इस समय बिहार प्रांत में क्या क्या शामिल था, ओडिशा भी शामिल था और झारखंड भी शामिल था। ओडिशा भी शामिल था और झारखंड भी शामिल था। तो 22 मार्च 1912 को क्या बना, बिहार प्रांत। इसकी आधिकारिक घोषणा हुई 22 मार्च को, और इसी वजह से 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत, ओडिशा इसमें शामिल था, ओडिशा इसमें शामिल था, इसका विधिवत गठन हुआ। कब विधिवत गठन हुआ, 1 अप्रैल, ये ध्यान रखें, एक एक जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो जरूरी है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1912 को इसका विधिवत क्या हुआ, विधिवत गठन हुआ, इसका विधिवत गठन हुआ। और 1 अप्रैल 1935 को फिलिप डफ समिति 1924 में बनी थी, नोट कर लीजिएगा, फिलिप डफ समिति और ओडेनेल समिति 1932 में बनी थी। इनकी सिफारिश के बाद ओडिशा को बिहार से अलग कर दिया गया। कब, 1 अप्रैल 1936 को, नोट करिएगा, 1 अप्रैल 1936 को, भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद क्या हुआ, 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को फिलिप डफ समिति, नोट करिएगा, फिलिप डफ समिति 1924 में बनी थी और ओडोनेल समिति 1932 में बनी थी। इनकी सिफारिश के बाद बिहार प्रांत से ओडिशा को अलग कर दिया गया। तो इस समय क्या हो गया, ओडिशा अलग हुआ, ओडिशा क्या हुआ, पृथक हुआ, पृथक यानी अलग हुआ। अब क्या बचा यहां पर, बिहार प्रांत बचा। अब बिहार प्रांत में क्या क्या बचा, केवल बिहार और झारखंड बचा। क्या बचा, बिहार और झारखंड। ठीक है, बिहार और झारखंड बचा। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार राज्य की विभाजन के बाद, और विभाजन कैसे हुआ, ये भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत हुआ। और इस विभाजन के बाद जो बिहार राज्य था, उस राज्य में क्या क्या शामिल था, बिहार और झारखंड। तो ये प्रांत था जो क्या बना, बिहार राज्य बना। और बिहार राज्य में क्या शामिल थे, बिहार और झारखंड। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ बना बिहार राज्य, और इस बिहार राज्य में ये हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 1936 की, जिसमें बिहार और झारखंड शामिल था। और पुनः इसमें फिर विभाजन हुआ, और विभाजन की पृष्ठभूमि आप जानते ही हैं। पुनः 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिण पठारी क्षेत्रों को पृथक कर झारखंड राज्य बना दिया गया। तो ये जो वर्तमान में बिहार है ना, इसके दक्षिण में देखिए ये झारखंड है,
है ना। तो ये जो बिहार राज्य था सबसे पहले, जिसमें बिहार और उड़ीसा झारखंड दोनों शामिल था, दरअसल बिहार का ये दक्षिणी हिस्सा था झारखंड। तो 15 नवंबर 2000 को नोट करिएगा, इसी में आपको नोट करना है। हम अगला पेज उसमें ओपन कर लेते हैं, ठीक है। कब? 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र को, बिहार के जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र है, जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र है, उस क्षेत्र को, उस हिस्से को पृथक करके एक नया राज्य बना दिया गया, झारखंड। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्रों को पृथक कर एक नया राज्य बना दिया गया, जिसे कहा गया झारखंड राज्य। क्या कहा गया? झारखंड राज्य का निर्माण किया गया, और यह बिहार का तीसरा विभाजन था। बिहार की जो वर्तमान राजनीतिक और भौगोलिक सीमाएं हमने देखी, ये जो वर्तमान राजनीतिक और भौगोलिक सीमाएं हैं, ये इस तीसरे विभाजन के बाद हमें मिली हैं। और आज हम इन्हीं वर्तमान भौगोलिक राजनीतिक सीमाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। बिहार के बारे में बेसिकली हम विस्तार से सारी चीजों को जानने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, अंततः राष्ट्रपति द्वारा 25 अगस्त 2000 को पृथक झारखंड राज्य के निर्माण संबंधी विधेयक पर स्वीकृति प्रदान की थी, और इस स्वीकृति के बाद में कब? 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके पहले आप एक ये ध्यान रखिएगा कि अक्टूबर 2000 को केंद्र सरकार ने अपने प्रकाशित गजट में 15 नवंबर 2000 की तिथि से झारखंड को पृथक या झारखंड राज्य की स्थापना की बात, या स्थापना की जो अधिसूचना है वो जारी की थी। तो कब अधिसूचना जारी हुई, कब राष्ट्रपति ने कहा? 25 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा 25 अगस्त 2000 को पृथक झारखंड राज्य के निर्माण संबंधी जो नियम है, ये जो विधेयक है, उस पर राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की 25 अगस्त को। फिर अक्टूबर 2000 को केंद्र सरकार ने अपने प्रकाशित गजट में 15 नवंबर 2000 की तिथि से झारखंड राज्य की स्थापना की अधिसूचना जारी की थी। और इस प्रकार जो बिहार राज्य, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, इसके दक्षिणी भाग के 46% हिस्से, बिहार राज्य के दक्षिणी भाग के 46% हिस्से, दक्षिणी भाग के 46%, लगभग, ध्यान रखिएगा, लगभग 46% हिस्से को काट कर, या कह सकते हैं अलग करके, 15 नवंबर को देश के 28वें राज्य, देश के 28वें राज्य झारखंड का गठन किया। किसका गठन किया? झारखंड का गठन किया। और इस तरीके से जो वर्तमान बिहार है, आज हम उसी वर्तमान बिहार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वर्तमान बिहार की बात करें तो यह 3 राज्यों और एक देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। 3 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा और एक देश नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसी बिहार के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इस बिहार को अगर हम देखें पूर्व से पश्चिम, इसके विस्तार को देखें तो पूर्व से पश्चिम इसका जो विस्तार है, क्योंकि किलोमीटर के रूप में भी कई बार प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो पूर्व से पश्चिम है जो इसका विस्तार, वो 483 किलोमीटर है। कितना? 483 किलोमीटर, ठीक है। और उत्तर से जो इसका दक्षिण विस्तार है, कहां तक? गया तक, क्योंकि सबसे दक्षिणी जिला क्या है? गया है। तो उत्तर से दक्षिणी बिहार तक इसकी जो लंबाई है वो है 345 किलोमीटर। कितनी? 345 किलोमीटर। अगर हम नॉर्मली तरीके से देखें तो देखिए, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बिहार का जो आकार है वो लगभग आयताकार टाइप का है ना? तो बिहार का जो आकार माना जाता है वो क्या माना जाता है? आयताकार माना जाता है। क्या माना जाता है? आयताकार माना जाता है। अब आइए हम बिहार की अवस्थिति देखते हैं भारत के मैप में। ये है हमारा प्यारा भारत, और हमारे प्यारे भारत में ये जो हिस्सा है ये है बिहार। क्या है ये? बिहार अपने पूर्वी हिस्से से पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, दक्षिणी हिस्से से लगभग झारखंड से सीमा साझा करता है, और पश्चिमी हिस्से से ये यूपी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, और ये उत्तरी हिस्से से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। किससे? नेपाल से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम जानते हैं कि हमारा भारत कहाँ स्थित है? पृथ्वी में, उत्तरी गोलार्ध में। यह वह पृथ्वी है हमारी, इसको बीचों बीच विषुवत रेखा विभाजित करती है 0 डिग्री अक्षांश। बिल्कुल आप जानते हैं, जो 0 डिग्री देशांतर है उसे हम क्या मानते हैं? 0 डिग्री देशांतर, इसे हम क्या मानते हैं? 0 डिग्री देशांतर को
याम्योत्तर मानते हैं, प्रमुख याम्योत्तर मानते हैं। और उस 0 डिग्री देशांतर से ये जो हिस्सा है ये कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, और ये जो हिस्सा है ये कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। जो 0 डिग्री देशांतर है वो ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है और उसे ही हमने प्रमुख याम्योत्तर माना है ना। और जो 0 डिग्री देशांतर है वो अक्षांश है, जो 0 डिग्री अक्षांश है इसके उत्तर क्षेत्र का जो ऊपरी हिस्सा है इसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी हिस्से को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, दक्षिणी वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, और हमारा भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पूरी तरीके से, क्योंकि ये 0 डिग्री है इसके ऊपर स्थित है, पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूरी तरीके से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये देशांतर है ना, तो ये कहाँ स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में, और कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ है भारत, और भारत में भी बीच में है, ऊपर भारत के उत्तरी क्षेत्र में है यहाँ पर बिहार। ठीक है, तो हम इसी उत्तरी राज्य बिहार के बारे में आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि यह किन के साथ अपनी सीमा साझा करता है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। जैसे हम जानते हैं सबसे पश्चिम में आप देखिए क्या है, किशनगंज। तो बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो गया, किशनगंज, आप मैप में देख पा रहे होंगे, है ना। फिर सबसे, आप देखिए पश्चिमी जिला, सबसे पूर्वी जिला था किशनगंज, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा होगा, देखा आपने, ये कैमूर। सबसे पश्चिमी हिस्से तक क्या फैला हुआ है, कैमूर। तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो गया बिहार का, कैमूर। सबसे उत्तरी जिले पर आप जाइए, क्या है, पश्चिमी चंपारण। सबसे उत्तरी जिला क्या है, पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला क्या है, बिल्कुल दक्षिणी हिस्से पर आइए, देखिए बिल्कुल कोना, क्या है, गया जी का। तो सबसे दक्षिणी जिला क्या है, गया जी। कौन सा है, गया जी। कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे दक्षिणी हिस्सा गया जी का है, ये जमुई का नहीं है, किसका है, गया जी का है। ठीक है, इस तरीके से सबसे पूर्वी किशनगंज, सबसे पश्चिमी कैमूर, सबसे उत्तरी पश्चिम चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया जी। ठीक है, और हमने देखा बिहार अपने पूर्वी हिस्से से, ये देखिए पश्चिम बंगाल से सीमा साझा कर रहा है, ये पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा है। ठीक है, अपने दक्षिणी हिस्से से देखिए झारखंड वाला हिस्सा है, झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिमी हिस्से में उत्तर प्रदेश के साथ, और उत्तरी हिस्से में नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। और आज हम इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बिहार के संदर्भ में ही नोट कर लीजिएगा। अब हमने देखा कि बिहार उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में किस अक्षांश से किस अक्षांश तक इसका विस्तार है, और पूर्वी गोलार्ध में किस देशांतर से किस देशांतर तक इसका विस्तार है, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए हमारे बिहार की अगर हम अक्षांशीय स्थिति की बात करें, कहाँ की बात करें, अक्षांशीय स्थिति की बात करें, तो यह है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर कहां तक विस्तारित है, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक। ये जो उत्तरी अक्षांश बिहार का सबसे उत्तरी हिस्सा है वो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड पर स्थित है, और सबसे जो दक्षिणी हिस्सा है वो कहां पर स्थित है, 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड। अब आप ये कहेंगे ये डिग्री है, ये मिनट है, ये सेकंड, ये क्या है। तो हमने पिछली वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा किया था। क्या चर्चा किया था कि जो हमारी पृथ्वी है, ये अगर ये अक्षांश है 23.5 डिग्री, हम जानते हैं कर्क रेखा, फिर हमारा बिहार कहां पर स्थित है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड। देखिए जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी को 1 डिग्री मूव करने में 4 मिनट का समय लगता है, क्योंकि लगभग 1 डिग्री जो है वो 111 किलोमीटर है। ठीक है, तो अगर 24 डिग्री से 25 डिग्री तक हम बात करें तो इसमें तो 111 किलोमीटर है लगभग डिस्टेंस। अब 111 किलोमीटर में भी बिहार कहाँ स्थित है, एग्जैक्ट लोकेशन हमें बताना होगा ना बिहार का। तो इस 111 किलोमीटर में भी बिहार कहाँ स्थित है, इसलिए इस डिग्री को डिवाइड कर दिया है किसमें, मिनट में, और उस मिनट को भी डिवाइड कर दिया है किसमें, सेकंड में। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ 111 किलोमीटर को मिनट में भी डिवाइड करेंगे तब भी हम एग्जैक्ट बिहार की लोकेशन कैसे बताएंगे, और इसीलिए इस मिनट को डिवाइड कर दिया किसमें, सेकंड में, ताकि हम एग्जैक्ट लोकेशन बता पाए कि यहाँ से हमारा बिहार शुरू होता है और यहाँ पर जाकर उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी अक्षांश में खत्म होता है। और ऐसे ही देशांतर के क्रम में भी है, इसलिए हम यहाँ पर मिनट और सेकंड भी मापते हैं। क्या मापते हैं, मिनट और सेकंड भी मापते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि 1 डिग्री मूव करने में लगता है कितना, 4 मिनट। ठीक है, अब इस 1 डिग्री के बीच में भी कहां पर है,
सेकंड और मिनट, तो यही 4 मिनट को और डिवाइड करके सेकंड और मिनट में भी ले आया गया है, सेकंड में भी इसे ले आया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं देशांतर विस्तार के बारे में। तो हम देखिए यहाँ से बिल्कुल कैमूर का देशांतर विस्तार कहाँ से शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से। ठीक है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से। और कहां तक जाएगा ये, किशनगंज के इस कॉर्नर तक। किशनगंज क्योंकि सबसे पूर्वी जिला है, तो पूर्वी देशांतर में इसका विस्तार होगा 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक। ठीक है, और इस तरीके से इसे लिखते हैं। तो पूर्वी देशांतर में 83 डिग्री से लेकर 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक हमारे बिहार का विस्तार है। किस तरीके से, पूर्वी से पश्चिम हिस्से में हम अगर बात करें तो। हालांकि देशांतर में पूरी तरीके से पूर्वी हिस्से में स्थित है, इसलिए इसे यहां भी पूर्वी लिखा जाता है और यहां भी पूर्वी लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि हमने देखा कि ये कहां पर है, एक तो पूरी तरीके से हमारा नॉर्थ में स्थित है, तो इसलिए यहाँ भी नॉर्थ और यहाँ भी नॉर्थ होगा, उत्तरी अक्षांश होगा, और पूरी तरीके से पूर्वी हिस्से में स्थित है, इसलिए ये भी पूर्वी हिस्सा होगा, ये भी पूर्वी हिस्सा होगा। ठीक है, और इसीलिए क्या पढ़ते हैं, 83 डिग्री 19 मिनट 50 हिस्से पूर्वी से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी तक। ठीक है, और इसी वजह से पूर्वी पढ़ते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्यों पढ़ते हैं, ये हमने आज यहाँ पर डिटेल से समझ लिया है। अब उत्तर से दक्षिण की लंबाई, हमने पहले भी कहा उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 345 किलोमीटर। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व है ये पश्चिम, पूर्व से पश्चिम है कितनी, 483 किलोमीटर, जो आपके सामने लिखी हुई है। हमने विस्तार से इस पर पहले भी चर्चा कर ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बिहार के बारे में और इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। सबसे पहले बिहार की अगर हम क्षेत्र के संदर्भ में बात करें, क्षेत्रफल कितना है बिहार का, ये भी जरूरी है ना जानना, पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये हमारे बिहार के संदर्भ में डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, बिहार की जनसंख्या कितनी है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि बिहार सघन जनसंख्या वाले राज्यों में से एक है। ठीक है, तो बिहार की जो पॉपुलेशन है 2011 की सेंसस के हिसाब से नोट करिएगा कितनी है, 11। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि इस 1 वर्ग किलोमीटर में बिहार में कितने लोग रहते हैं, बिहार में कितनी जनसंख्या निवास करती है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। कितने, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखेगा। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर, कितनी, 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग बिहार में निवास करते हैं। हाईएस्ट डेंसिटी किस जिले की है, यानी वो कौन सा जिला है जहां सबसे ज्यादा डेंसिटी है, हाईएस्ट डेंसिटी वाला जो जिला है वो है शिवहर। कहां पर है, ये है शिवहर। ठीक है, यहां पर कितने लोग निवास करते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में, 1880 पर स्क्वायर किलोमीटर, 1880 लोग निवास करते हैं शिवहर में, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है शिवहर में। ठीक है, लोएस्ट डेंसिटी है कैमूर में, क्योंकि यहाँ पर कैमूर देखिए पहाड़ी इलाका है अमूमन, तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि 888 किलोमीटर स्क्वायर, 888 जो पर्सन है वो पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं कैमूर में। कहां पर, कैमूर में 888 पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, फिर मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट, वह कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है, पटना। कौन सा जिला है, पटना। लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट, सबसे कम पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो है शेखपुरा। शेखपुरा कहाँ है, देखिए ये तो है पटना जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, फिर है शेखपुरा, ये छोटा सा हिस्सा है शेखपुरा। शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, सेक्स रेशियो पर 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं बिहार में, पर 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं बिहार में, 1000 पुरुषों के संदर्भ में ही सेक्स रेशियो देखा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो फीमेल्स इन 1000 मेल्स 1918 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में। ठीक है, और हाईएस्ट रेशियो कहां पर है, सबसे ज्यादा महिलाएं कहां हैं पुरुषों की तुलना में, ध्यान रखें, या 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा कहां है, गोपालगंज में 1021, यानी 21 महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हैं गोपालगंज में। फिर लोएस्ट रेशियो कितना, किस जिले का है, लोएस्ट रेशियो है मुंगेर का 876। अब आप सोचिए कि मुंगेर में मात्र
876 महिलाएं हैं, 876 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में। और सबसे ज्यादा महिलाएं कहाँ देखने को मिली? यार हम बात करें हाईएस्ट रेशियो की, सेक्स रेशियो की, तो वो है गोपालगंज में 1021। गोपालगंज कहाँ नोट करना है सबसे पहले? इस इलाके, इस क्षेत्र की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये है गोपालगंज। 1021 महिलाएं हैं 1000 पुरुष में। ठीक है, ये हो गया संख्या एक, हमने देखी। अब लोएस्ट लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, कितने प्रतिशत साक्षरता दर है बिहार राज्य की? बिहार राज्य की, पूरे राज्य की बात कर रहे हैं। तो लोएस्ट लिटरेसी रेट है बिहार राज्य की सबसे कम किस जिले में? पूर्णिया में। पूर्णिया में सबसे कम पढ़े लिखे लोगों की बात कही गई है। पूर्णिया की जो लोएस्ट लिटरेसी रेट है वो पूरे बिहार में सबसे कम है। साक्षरता दर पूरे बिहार में पूर्णिया में सबसे कम है। कितनी है? 51.08। और सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस जिले की है? रोहतास। ये है रोहतास। कितनी है बताइए जल्दी? 73.37। 73 ये है रोहतास। 73.37% लिटरेसी रेट है कहां पर? रोहतास पर। रोहतास जिले की बात की हमने, यहाँ का लिटरेसी रेट ज्यादा है। और सबसे कम किसका है? पूर्णिया का है। अब एवरेज पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट की जो एवरेज पॉपुलेशन है वो कितनी है? 27,39,459। ठीक है, और बिहार के संदर्भ में ही हम देखते हैं अन्य जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बिहार राज्य के बारे में हम जानते हैं द्विसदनात्मक, यहाँ पर विधायिका है। द्विसदनात्मक में कौन कौन सी है? सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। ठीक है, सीटों की संख्या कितनी है? 75। ठीक है, दूसरा है लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। सीटों की संख्या 243। ठीक है, रिजर्वेशन बताइए जल्दी। SC ST रिजर्वेशन कितना है? क्योंकि समानता का प्रतिनिधित्व करने के लिए, जनसंख्या के बराबर प्रतिनिधित्व देने के लिए SC ST रिजर्वेशन भी है। जल्दी बताइए कितना है? हमने पहली वीडियो में बहुत डिटेल से चर्चा में शामिल किया था इसे। आंग्ल भारतीय रिजर्वेशन भी था, है ना, उसे फिर खत्म कर दिया गया। कब खत्म किया गया? हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। रिकॉल करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हमने विस्तार से चर्चा की है इसके बारे में, है ना। ठीक है, संविधान, कौन से संविधान संशोधन के जरिए? जल्दी बताइए। आंग्ल भारतीय जो रिजर्वेशन था, एक सीट जो निर्धारित की गई थी, किस रिजर्वेशन के जरिए निर्धारित की, उसे खत्म कर दिया गया? बताइए किस संविधान संशोधन के जरिए उसे खत्म किया गया? हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट है, पटना में है। बहुत जल्दी चीफ जस्टिस बदले हैं इस साल, है ना। बहुत खूब चर्चा में रहे हैं। अभी चीफ जस्टिस एक नियुक्त हुए हैं, हालांकि उनकी सिफारिश हुई है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के थ्रू। ठीक है, ध्यान रखेगा। टोटल एरिया की बात करें, यानी बिहार के हम क्षेत्रफल की बात करें, तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। अगर स्क्वायर हम बात करें स्क्वायर किलोमीटर के संदर्भ में, तो कितनी है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन 2011 की पॉपुलेशन के हिसाब से टोटल पॉपुलेशन बिहार की कितनी है? 2011 की जनगणना के हिसाब से बताइए जल्दी। 10,40,99,452। 10,40,99,452 टोटल पॉपुलेशन है। बात करें डेंसिटी की, तो एक क्षेत्र में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं? 1106। ये ध्यान रखिएगा, ये औसत है। ठीक है, कितने लोग रह रहे हैं? 1106। सबसे ज्यादा कहां है? अभी हमने पढ़ा है टाइम जोन GMT + 530, है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू। भारत में मानक समय कहां से होकर गुजरती है मानक रेखा? भारत में उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि हमारा भारत, अगर हम गुजरात से देखें अरुणाचल प्रदेश तक, तो बहुत ज्यादा विस्तारित है ना। इतनी बड़े विस्तार क्षेत्र में अगर मान लीजिए यहाँ से रेलगाड़ी चलती है और यहाँ पहुंचती है अरुणाचल प्रदेश, तो इसके बीच में जो टाइम जोन है उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। 2 घंटे यहाँ पर जल्दी सूर्य उगता है, ठीक है, गुजरात की तुलना में। और इसलिए हमने बीच का रास्ता अपनाया कि हम भारत के जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र है इससे एक टाइम जोन निकालेंगे और हम उसे बताइए क्या कहते हैं, कितने डिग्री पूर्वी की बात करते हैं हम, और उसे हमने माना अपना मानक समय। हमने उसे मानक समय माना और उसी आधार पर फिर हम
रेलगाड़ी की जो समय सारणी है तैयार करते हैं। हालांकि पूरे भारत में एक ही मानक समय इसी के आधार पर अब माना जाता है और उसी हिसाब से अब हम टाइम जोन भी निर्धारित करते हैं। ठीक है, बिहार के संदर्भ में ध्यान रखिए, बिहार के पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तर हिस्से में क्या क्या है, तो पूर्वी में हम पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के से हमारे कौन से जिले सीमा साझा करते हैं, तो पश्चिम बंगाल से किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 राज्य हैं जो बॉर्डर साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या है 3। ठीक है, झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या अब हम यहां से काउंट करेंगे। कौन कौन से हैं झारखंड के साथ, कटिहार 1, दूसरा है भागलपुर, तीसरा है बांका, चौथा है जमुई, 5वां नवादा, 6वां गया, 7वां औरंगाबाद, 8वां रोहतास। और आप मुझे बताइए कि और कौन कौन से जिला है जो झारखंड के साथ सीमा साझा करता है, जल्दी बताइए। क्या कैमूर झारखंड के साथ सीमा साझा करता है? हालांकि हमने अगर कैमूर के हम ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे तो वहां पर आ जाता है कि हाँ सीमा साझा करता है। ठीक है, क्या आ जाता है कि हाँ कैमूर झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। लेकिन आप सोचिए कि जो रोहतास है वो तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अगर रोहतास ये जो यहाँ से कॉर्नर से निकला है और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, तो फिर कैमूर झारखंड के साथ कैसे सीमा साझा करेगा? ऑफिशियल जब हम डेटा की बात करते हैं, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे तो वहां पर आपको हाँ दिखेगा कि हाँ कैमूर तो सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, देखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है तो थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, ठीक है, देखना होगा आपको। ठीक है, तो अब कटिहार हमने देखा, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास, ये किसके साथ, ये झारखंड के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, ध्यान रखें। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए जिलों की, तो देखिए यहाँ पर पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण, फिर गोपालगंज, सिवान 3, सारण 4, भोजपुर 5, बक्सर 6, कैमूर 7, रोहतास 8। ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पश्चिम बंगाल से 3, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, झारखंड की सीमा से 8, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार तो यहाँ आ ही गया यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखें 8। राजधानी पटना, ये हमारी राजधानी है पटना। बताइए तो जरा पटना से कितने जिले सीमा साझा कर रहे हैं, कौन कौन से जिले पटना से सीमा साझा कर रहे हैं, अरवल, जहानाबाद 2, ठीक है, नालंदा 3, फिर नालंदा के बाद आप देखिए कौन सा छोटा सा, लखीसराय, फिर बेगूसराय, फिर समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर, ये क्या है, ये पटना के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण, ये क्या है, ये एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, ये बिल्कुल छोटा सा, ये शिवहर। शिवहर किसके साथ सीमा साझा करते हैं, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। शिवहर, खूब विस्तार से हमने जब बिहार स्टेट एटलस पे चर्चा की थी, खूब विस्तार से हमने शिवहर के बारे में पढ़ा था। बिहार के बारे में आप जानते हैं कि बिहार में जो सबसे मुख्य नदी है वो है गंगा नदी, जो बिहार को 2 असमान भागों में विभाजित करती है, और वो गंगा नदी है यह। ठीक है, मुख्य धारा है ये गंगा नदी की, और गंगा नदी के उत्तर और दक्षिण से मिलने वाली जो नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, वो बिहार में नॉर्दर्न प्लेन एंड सदर्न प्लेन का निर्माण करती है। ठीक है, प्रमुख नदियों में आप जानते ही हैं कौन कौन सी नदी है। सबसे पहले हम जानते हैं ये कौन सी नदी है, गंडक रिवर। ठीक है, फिर हम जानते हैं महत्वपूर्ण नदियों में बहुत सी महत्वपूर्ण नदियां शामिल होती है। जब हम बिहार की ज्योग्राफी को चर्चा में शामिल करेंगे तब मैं आपको डिटेल्स इन सारी नदियों के बारे में बताने वाले हूँ, लेकिन आपको चूंकि थोड़ा थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हम कोसी, महानंदा, इन सभी नदियों के बारे में यहाँ पर शामिल कर देते हैं। ठीक है, अगला हम बात करेंगे सदर्न हिस्से से बिहार गंगा नदी से कौन सी नदियां मिलती हैं, तो ये है सबसे पहले प्रमुख नदी सोन नदी, महत्वपूर्ण नदी है ना। और अब तो नया गंगा कॉरिडोर भी बन रहा है, 126 किलोमीटर इसको विस्तारित किया जा रहा है 70,000 करोड़ की लागत से। ठीक है, आप जानते हैं, फिर आप जानते हैं फल्गु नदी, पुनपुन नदी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है जो सदर्न हिस्से से मिलती है। किससे, अजय रिवर किससे मिलती है, गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, और गंगा नदी किस नदी के साथ मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती है,
किस नदी के साथ मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती है, जो विश्व के सबसे बड़े डेल्टाओं में से एक है? आपको ये भी हमें बताना है। ये ध्यान रखिएगा, अगर हम मोटा मोटा अंदाजा लें तो ये ध्यान रखें कि जो बिहार है, बिहार में ये प्लेन वाला हिस्सा है, नदन प्लेन कहलाता है, ये सदर्न प्लेन कहलाता है, सदर्न बिहार प्लेटू कहलाता है। प्लेन्स, हालांकि प्लेन और प्लेन के नीचे पठार आ जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सदर्न प्लेन है, फिर नीचे जो पठारी हिस्सा है वो आता है। पठारी हिस्सा क्यों? क्योंकि जो दक्षिण झारखंड हटा बिहार से विभाजित हुआ, वो जो झारखंड है वो प्लेटू वाला हिस्सा है। छोटा नागपुर, नागपुर का पठार आपने सुना होगा, और चूंकि दक्षिणी हिस्से में से, इसलिए कहा जाता है कि ये जो क्षेत्र है ये भी पठारी क्षेत्रों में से एक शामिल हो जाता है, जिसमें कई सारी पहाड़ियां हिल्स स्थित हैं। जैसे आप देखे होंगे, यहाँ पर हिल्स स्थित है, यहाँ पर राजगीर हिल्स स्थित है, ठीक है, यहाँ कैमूर हिल्स स्थित है, मिर्जापुर हिल्स स्थित है। तो ये हिल्स वाली क्षेत्र है जो यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर ध्यान रखें, अररिया प्लेन स्थित है, ठीक है, ये प्लेन्स वाले हिस्से हैं। और हम हिस्ट्री में देखेंगे कि ये अलग अलग प्रदेशों के रूप में विभाजित हैं, जैसे अंग प्रदेश, मगध प्रदेश। तो हम इसे बिहार में की जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम उसमें भी डिटेल से चर्चा में शामिल करेंगे। जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम इस पूरे एरिया को बहुत डिटेल से कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ वाले हिस्से को जो पहाड़ियाँ स्थित हैं इन्हें भी हम विस्तार से देखेंगे, फिर यहाँ से किस क्षेत्र में कौन सी खनिज हैं ये भी हम विस्तार से देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिहार के संदर्भ में ही सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, दक्षिणी जिला गया ये भी हम नोट कर चुके हैं, पश्चिमी जिला कैमूर वो भी हम नोट कर चुके हैं, पूर्वी जिला किशनगंज। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में ही होती है। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में होती है, ठीक है। सबसे गर्म स्थान कौन सा है बिहार का? सबसे गर्म स्थान है गया जी, सबसे गर्म, ठीक है, हॉट प्लेस है कौन सा? गया जी। अब बिहार राज्य की जलवायु कौन सी है? बिहार राज्य की जलवायु है मानसूनी। कौन सी? मानसूनी। हालांकि पर्णपाती आप वन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब ये इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा सारी चीजें। जैसे जनसंख्या की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बिहार में पटना है और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा, ठीक है। शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा पटना में है और सबसे कम है शेखपुरा में। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा पटना में है 43.07% और समस्तीपुर में सबसे कम है 3.47%। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा है कहां पर? पूर्वी चंपारण में, और सबसे कम है वो कहां पर है? शेखपुरा में। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज्यादा है समस्तीपुर में 96.53% और सबसे कम है पटना में 56.93%। शिशु जनसंख्या कहां पर? सबसे ज्यादा किशनगंज, सबसे कम मुंगेर। दशकीय जनसंख्या वृद्धि, 10 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि की बात की जाती है, मधेपुरा में हुई है 31.12%, सबसे कम हुई है गोपालगंज में 19.02%। क्यों? क्योंकि यहाँ का लिटरेसी रेट ज्यादा है, ठीक है, एक रीजन ये है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व शिवहर का 1880, कैमूर का 488, सबसे कम, शिवहर का सबसे ज्यादा। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों में महिलाएं, गोपालगंज 1021 जो कि सबसे ज्यादा है, सबसे कम है मुंगेर का 876। बाल लिंगानुपात बच्चों 1000 जो शिशु है उसमें या आप कह सकते हैं पुरुष शिशु है उसमें बच्चियों या महिला शिशु की दर किशनगंज में है 971 सबसे ज्यादा, सबसे कम है वैशाली 904। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है रोहतास का 73.37%, पूर्णिया का है 51.08%। पुरुष साक्षरता दर सबसे ज्यादा है रोहतास की 82.88%, सबसे कम है पूर्णिया की कितनी? 59.06%। अब आपको महिला साक्षरता दर के बारे में बताना है, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। पुरुषों की माफ कीजिएगा, महिलाओं की साक्षरता दर किस जिले में सबसे ज्यादा है और किस जिले में सबसे कम है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। हम आगे बढ़ते हैं और बिहार के प्रमुख प्रमंडलों के बारे में चर्चा करते हैं। प्रमुख प्रमंडल में ध्यान रखिएगा, बिहार में प्रमंडलों की संख्या है कितनी? 9। प्रमंडल कितने हैं भारत में? डिवीजन 9, ठीक है। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? सबसे पहले है पटना, सबसे पहले है पटना, दूसरे नंबर पर है तिरहुत, कितनी क्या है? तिरहुत। तीसरे नंबर पर नोट करिएगा सारण, ठीक है। चौथे नंबर पर हमारा प्रमंडल है दरभंगा, दरभंगा प्रमंडल, ठीक है। पांचवें नंबर पर है कोसी, कोसी प्रमंडल। अभी हम जिलों की संख्या भी देखेंगे, ठीक है। छठवें नंबर पर है पूर्णिया, ठीक है। चलिए सातवें नंबर पर है
भागलपुर। 8वें नंबर पर है मुंगेर और 9वें नंबर पर है मगध प्रमंडल। जिलों की संख्या देखिए, सबसे पहले हम पटना से शुरुआत करते हैं। पटना रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पटना कितने हैं? कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नवादा, माफ कीजिएगा, नालंदा। 1 2 3 4 5 6 कितने जिले हो गए? 6। तिरहुत प्रमंडल, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सारण कितने हैं? 1 2 3, गोपालगंज, सारण और सिवान 3। दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी 3, ठीक है। कोसी प्रमंडल, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा 3। पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल देखिए, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार 4 जिले पूर्णिया प्रमंडल, ठीक है। भागलपुर प्रमंडल कितने जिले हैं? देखिए, भागलपुर और बांका सबसे छोटा प्रमंडल है भागलपुर प्रमंडल, जिसमें 2 जिले हैं। मुंगेर की बात करें, मुंगेर प्रमंडल की, तो मुंगेर में है खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई। 4 और 2 6, 6 जिले, ठीक है। मगध, मगध प्रमंडल देखिए कौन कौन से हैं? नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल। कितने? 5। मगध प्रमंडल में कितने जिले हैं? 5। सबसे ज्यादा जिले वाले प्रमंडल कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा जिले वाले 2, पटना और तिरहुत याद रखना है, सबसे कम है भागलपुर, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है कौन कौन से जिले हैं। मैप से हमने अभी डिस्कस भी किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य नोट करेंगे। प्रमंडल के संदर्भ में ही 9 है, कोशी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया। जिलों की संख्या है बिहार में 38, अनुमंडल की संख्या है 101, प्रखंडों की संख्या है 534, लोकसभा सदस्यों की संख्या हमने देखा 40, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 6। विधानमंडल कितना है? द्विसदन वाला। उच्च सदन हम कहते हैं विधान परिषद को, जो कि स्थायी सदन भी कहलाता है, ठीक है। और निम्न सदन हम कहते हैं विधान सभा को, लेजिस्लेटिव असेंबली को, जो कि ध्यान रखें ये चूंकि स्थायी सदन है, ये अस्थायी सदन है, ठीक है, क्योंकि हर 5 वर्षों में चुनाव होता रहता है ना। और इसमें क्या होता है, इसके 1/3 जो मेंबर है वो 2 सालों में चेंज होते हैं, ठीक है। अब विधानसभा परिषदों की संख्या की बात करें, विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात करें, विधानसभा जो बिहार में है उसके सदस्यों की संख्या है 243 और लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या है 75। ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है 75। और जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है SC/ST रिजर्वेशन के बारे में, वो आपको मुझे बताना है कि कितना है, ठीक है। अब राज्य के प्रतीक चिन्ह, राज्य की पशु है बैल, राज्य की पुष्प है गेंदा, राज्य की पक्षी है गौरैया, प्रमुख चित्रकला है मधुबनी, और राज्य की वृक्ष पीपल, राज्य की पर्व छठ पूजा। और आपको कुछ और चीजें नोट करनी है राज्य की भाषा आदि के संदर्भ में। राज्य की भाषा पहली हिंदी, द्वितीय राज्य की भाषा उर्दू, राज्य की चिन्ह बोधि वृक्ष। ये 2 स्वास्थ्य के बीच में जो ये वृक्ष है उसे बोधि वृक्ष, ये क्या है? ये राज्य की चिन्ह है। राज्य की मछली मांगुर, राज्य की गीत मेरे भारत की कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। राज्य प्रार्थना मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे, राज्य प्रार्थना है ये। लोक नृत्य कट, घोड़वा, छऊ, लौंडा, धोबिया, झिझिया, झरनी, कर्मा तथा डोमचक। और प्रमुख वन है बिहार में पर्णपाती वन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, नोट कर लीजिएगा। बिहार के संदर्भ में एक सामान्य परिचय के रूप में हमने यहाँ डिस्कशन में शामिल किया। और अगर आपको कुछ विस्तार से समझना हो तो हमारी संकल्प 72 में जो हमने डिस्कशन किया था आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही अगली वीडियो हम लेकर आएंगे बिहार के इतिहास के संदर्भ में, बिहार के भूगोल के संदर्भ में। चूंकि रिवीजन है इसलिए हम कम आप कह सकते हैं समय में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो ही यहाँ नोट कराएंगे, और फिर इसका हम आपसे टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा सेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।